हाँ तो फिर बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संघट्ट के सिद्धांत के बारे में। साथ में देखेंगे बच्चों सक्रण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में किस प्रकार से संबंध होता है, ताप गुणांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताप गुणांक है क्या? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो आप सबको पता है बच्चों कि अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए भाई ये सब चीज हमने आपको बताया है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग से ही हमारा अभिकारक और उत्पाद चल रहा है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद बनता है, इसको हम क्रियाकारक भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। और बनने वाला पदार्थ आपका उत्पाद के साथ साथ क्रियाफल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाफल कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का प्रभाव आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, कि जब रासायनिक अभिक्रिया में हम ताप बढ़ाते जाते हैं, जैसे से तापमान में वृद्धि करते हैं, ताप बढ़ाने से बच्चों, ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सही है कि नहीं? ताप बढ़ाने से, क्या करने से? ताप बढ़ा दें या ताप बढ़ाने से जो अभिक्रिया की दर बच्चों क्या होती है? अभिक्रिया की दर लगातार बढ़ती है। अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जैसे से हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अणु आपस में टक्कर करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है वो टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों दो अणु या परमाणु आपस में टकराए, टकराने के बाद क्रिया करें और इसके बाद नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये जो पदार्थ बन रहा है वो किस पर निर्भर करता है? अभिकारकों के टक्करों पर। उपयुक्त टक्कर जो सही प्रभावी टक्कर होते हैं, फलस्वरूप अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण होता है। यदि प्रभावी टक्कर ना हो, सही टक्कर ना हो तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। टक्कर जितनी ज्यादा मात्रा में होगी उतना ही ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनेगा। जब हम अभिक्रिया में ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाना मतलब एनर्जी देना, तो अणु जो है ज्यादा मात्रा में इधर उधर कंपन करेंगे, गति करेंगे, और जब गति करेंगे तो टक्कर होगा। टक्कर होने के बाद नया उत्पाद बनेगा तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम अभिक्रिया में ताप को इंक्रीज करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहे हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने से बच्चों अभिक्रिया लगातार बढ़ती जाती है। बाद में प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या बच्चों? प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना? प्रति अभिक्रिया की दर बढ़ती है प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया की जो दर है बच्चों दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की जो दर है वो दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की जो दर है वो दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। जैसे जैसे हम अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो जितना बढ़ाएंगे बच्चों अभिक्रिया की दर उतनी तेजी से होगी। यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो, फिर 10 डिग्री तो और उसकी डबल हो जाएगी। अब इसी आधार पर इसका दर स्थिरांक निकाला गया कि पहले बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर है ना, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर और प्रारंभिक ताप कितना है, इन दोनों के स्थिरांक का अनुपात बच्चों वो आपका ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक। क्या कहलाता है? ताप गुणांक। ताप गुणांक। देखो परिभाषा देखो, किसी अभिक्रिया की दर ताप का प्रभाव इस प्रकार होता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से लगभग अभिक्रिया दुगनी हो जाती है ना। अब बच्चों ताप गुणांक
कैसे होता है? यह 10 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन होने पर अभिक्रिया के दर स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका एक प्रकार से प्रति 10 डिग्री सेल्सियस जो अभिक्रिया की दर दुगनी होती है वो ताप गुणांक कहलाता है। लेकिन वास्तविक रूप से ताप गुणांक की परिभाषा यह है बच्चों कि ताप गुणांक, ताप मतलब ताप का वह मान है जिस ताप पर बच्चों वह 10 डिग्री सेल्सियस या हम एक प्रकार से 10 डिग्री सेल्सियस का जो अनुपात है वो ताप गुणांक है। तो ताप गुणांक वह वैल्यू है जो कि प्यारे बच्चों प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक का कितना वैल्यू होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यदि इसकी परिभाषा लिखना है तो आप लोग ऐसा लिख दो कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया दुगनी होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक तथा प्रारंभिक दर स्थिरांक का अनुपात ही आपका ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये ताप गुणांक हो गया। ताप गुणांक कैसे निकला कि हमने कहा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो गई। इस स्थिति में आपका दर स्थिरांक कितना था? और फिर बच्चों प्रारंभिक यानी टी ताप पर जब हम शुरुआत करते हैं तो टी टेम्परेचर रहा होगा 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी रहा होगा, तो उस समय दर स्थिरांक कितना रहा होगा उसका जो अनुपात है बच्चों वो आपका ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर कि किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। मैं आप लोगों को यदि शाब्दिक रूप से किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। किसी अभिक्रिया में आप लोग छोटा सा परिभाषा लिखो, किसी अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप के दर स्थिरांकों का अनुपात दर स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता बच्चों? ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर, ये चीज आप लोग देख सकते हो ताप गुणांक किसे कहते हैं। और ताप गुणांक बराबर आप लोग पढ़ ही लिए हो कि ताप गुणांक कुछ भी नहीं है सर। ताप गुणांक का मतलब है कि दर स्थिरांक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना हुआ है ना, और बच्चों प्रारंभिक में ताप कितना था है ना, इन दोनों का अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है। दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। चलिए बात करते हैं बच्चों संघट्ट का सिद्धांत। हमने आपको बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जब उचित टक्कर होता है। उचित टक्कर होने का मतलब ए बी के साथ सही टकराव करता है। यदि ए बी के साथ टकराव नहीं करेगा तो ए बी कैसे बनेगा? जैसे मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चों जब ए है और बी है ये आपस में टकराएंगे तभी तो ए बी का निर्माण होगा। यदि ए से टकराएगा तो ए बी बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। तो जब उचित टक्कर होता है, प्रभावी टक्कर होता है, तभी बच्चों किसी उत्पाद का निर्माण होता है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे एक पहाड़ को पार करना है तो कैसे पार करूंगा? जब चढ़ूंगा उसके पीक तक जाऊंगा और पीक के बाद फिर से नीचे उतरूंगा तभी आप दूसरे पहाड़ में जा सकते हो। भाई एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे में जा रहा है तो पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, मुझे इसको क्रॉस करना है और मैं यहां पे हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से चलना पड़ेगा और यहां क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बाद मैं दूसरे साइड जा सकता हूं। आप कहोगे सर यहां से चला जाता मैं तो क्या दिक्कत है, साइड से चला जाता। नहीं यार, वो लंबी ऐसी पहाड़ बनी बहुत ही लंबी चौड़ी, तो मुझे उस साइड जाना, दूसरे पार जाना तो उसको क्रॉस करना पड़ता है। मतलब मुझे यदि उत्पाद बनाना है तो एक उसकी निश्चित समय सीमा है कि उतनी ऊर्जा होगी तभी बच्चों मैं उत्पाद बना पाऊंगा। समझने की कोशिश करिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा समझो। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सामने एक पहाड़ लगा है, मुझे पहाड़ के उस पार जाना है तो मुझे पहाड़ को लॉन्ग करके जाना पड़ेगा, पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा।
ऐसे ही प्यारे बच्चों कोई भी अभिकारक है, कोई भी पदार्थ है, उत्पाद बनाता है तो उसका भी एक निश्चित सीमा होती है कि हम इतना टेम्परेचर पर या इतनी ऊर्जा पर ही हम क्या कर पाएंगे, उत्पाद बना पाएंगे। जैसे हमने कहा कि हमें पहाड़ के दूसरे साइड जाना है तो हमें उस पीक तक पहुंचना पड़ेगा, इसके बाद उस साइड जा पाएंगे। ऐसे ही बच्चों जब कोई अभिकारक या पदार्थ उत्पाद बना रहा होता है तो एक निश्चित ऊर्जा तक वो जाता है जिस ऊर्जा में उत्पाद बन रहा होता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई बोला भाई तू मेरे पार्टी में आ जाओ, बोला मैं नहीं आने वाला, बोले आ जाओ भाई तुम इतने पैसे ले लो, उसकी लिमिट है कि मुझे 10,000 20,000 लेना है, एक छोटी सी राशि में बता रहा हूं, बात अलग है। तो उसका भी एक वैल्यू है कि भाई मैं इतना मेहनत किया हूं और तुम्हारे साथ आने वाला हूं तो मेरी एक पीक वैल्यू है, मुझे यहां तक, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही पदार्थों का भी एक वैल्यू है कि हम तभी उत्पाद बनाएंगे जब तक हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी। वो जो पहाड़ की चोटी है वही अभिकारकों का एक ऊर्जा अवरोध कहलाता है बच्चों। ऊर्जा अवरोध का मतलब कहता है कि इतनी ऊर्जा तक हमें ये एनर्जी मिलेगी तभी हम उत्पाद बना पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो ना। यानी अणु परमाणु आयन भले ही टकरा जाएं, लेकिन जिस ऊर्जा की आवश्यकता है कि इस अभिक्रिया की जो उत्पाद बनने का एक ऊर्जा की जरूरत है, उस ऊर्जा तक यदि वो नहीं पहुंच पाया तो उत्पाद नहीं बनेगा। और वो ऊर्जा बच्चों एक ऊर्जा अवरोध कहलाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला बाबू कि ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, यहां पर अभी जो अभिकारक लिया है आपने, अभिकारक पहले बच्चों मैं मान के चलता हूं, अच्छा अभिकारक के पास भी तो कुछ ऊर्जा होती है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए यहां पर अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, उसका भी तो कुछ एनर्जी रहता है भाई, उसके पास भी तो कुछ एनर्जी रहता है। अभिकारक के पास भी तो कुछ एनर्जी है कि नहीं है, बिल्कुल है, अभिकारक के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। और उत्पाद बनने का एक ऊर्जा अवरोध, समय मतलब एक ऊर्जा की सीमा है। क्या है बच्चों, ऊर्जा की सीमा, इसे बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध। क्या बोलते हैं बच्चा, ऊर्जा अवरोध। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध। अब ये अभिकारक कहता कि मेरे पास एनर्जी तो है, मैं टक्कर करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उत्पाद बना सकूं, क्योंकि मुझे ऊर्जा चाहिए कहां तक, ऊर्जा अवरोध तक के लिए। तो फिर इसको हम एनर्जी देंगे बाहर से, तो ये फिर धीरे 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 ऊपर तक जाएगा और फिर उत्पाद बन करके ये उत्पाद बना दिया। क्या बना दिया बाबू, उत्पाद बना दिया। अच्छा सर, तो यहां पे जो हमने एक्स्ट्रा इसको एनर्जी दिया ना, इसको जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दे दिया, इसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा सक्रिय करने के लिए कि भाई तू सोया है, उठ जा, पढ़ लिख, तभी तो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो उसको सक्रिय कर रहे हैं, वो उत्पाद बना ही नहीं रहा है, उसके पास जितनी एनर्जी है उतने में उत्पाद बना ही नहीं रहा है। अभिक्रिया संपन्न कराना तो अभिक्रिया संपन्न करा ही नहीं रहा, तो हम उसे अलग से एनर्जी देते हैं, तो वो आपका कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। और प्यारे बच्चों, हम यदि बात करते हैं कि अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा रही होगी, ये ऊर्जा है बच्चों, ये ऊर्जा को बताता है। क्या बताता है, ऊर्जा को बताता है। ये ऊर्जा है नीचे से ऊपर। यदि अभिकारक के पास ऊर्जा रही होगी और कुछ न कुछ आपका बाहर से जो एनर्जी दिया गया सक्रियण, सक्रिय करने के लिए, तो दोनों का जो योग है ना, मतलब बच्चों ये अपना EA दिया गया सक्रियण एनर्जी, और अभिकारक के पास जो एनर्जी रहा होगा, इन दोनों का जो योग है प्यारे बच्चों, इन दोनों का योग ही देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी वास्तविक रूप से जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो कितनी ऊर्जा पर संपन्न होती है, वो देहली ऊर्जा है। समझ में आया। मैं बार बार उसको समझाता हूं, लास्ट में आपको परिभाषा दिखा दूंगा, चिंता ना करो। पर फैक्ट की बात समझो ना कि कोई भी अभिकारक है उत्पाद वो तभी बनाएगा जब वो अपने ऊर्जा अवरोध को पार कर पाएगा। तो अभिकारक के पास कुछ एनर्जी रही होगी और उसको हमने बाहर से भी कुछ दे दिया। तो जब हमने बाहर से कुछ दिया तो प्यारे बच्चों जो बाहर से दिया उसको हम सक्रियण ऊर्जा बोले। क्यों? क्योंकि उसको हम सक्रिय कर रहे हैं, निष्क्रिय था तो सक्रिय कर रहे हैं।
तो अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा थी और कुछ हमने ऊपर से दे दिया, तो टोटल जो योग हुआ वो देहली ऊर्जा कहलाया। क्या कहलाया? देहली ऊर्जा। उसके देह की ऊर्जा हो गई, क्योंकि दूसरा देह बन गया ना, ए से बी देह बना दिया। तो पूरा देह परिवर्तन करने के लिए, पूरा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए जो देह टोटल ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा है। और जो हमने उसको सक्रिय किया वो सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक के पास भी कुछ ऊर्जा रही होगी। लेकिन ये जब ऊर्जा ऊर्जा का खेल कहा भाई, हम जब टेम्परेचर देंगे तो उचित टक्कर नहीं होंगे, अणु परमाणु अभिक्रिया में आपस में नहीं टकराएंगे, तो भाई कैसे संपन्न हो सकती? नहीं संपन्न हो सकती। अभिकारक अणु परमाणु आयनों की आपस टक्कर जब उपयुक्त दिशा में होती है तभी अभिक्रिया संपन्न होती है, और इसके साथ साथ उसके पास उतना एनर्जी होना चाहिए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए। समझ रहे हो ना? जैसे हम पहाड़ से क्रॉस करके दूसरे साइड में जाना चाहते हैं, तो ऐसा मान लीजिए पहाड़ इतना ऊंचाई है और पता चला हमने भटक गया, टेढ़ा 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 इधर उधर चला गया, उधर उस साइड जा ही नहीं पाए, भले पीक ही तक नहीं, पीक तक गए फिर उतरे, अरे नहीं, हमको सीधा चढ़ना है, उतर जाना है। कि उचित दिशा हो गया, अनुचित हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उचित होना चाहिए बबुआ। क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। उचित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है बच्चों, ये क्या है? ए है, और ये आपका बी है, ठीक है। जब आपस में संघट्ट करा, क्या करा? संघट्ट, टकराया, संघट्ट करा बच्चों, तो इस तरीके से आपका उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा, जो ए बी बन गया बच्चों उत्पाद। लेकिन एक आपका ए है और ये बी बन गया बच्चों, तो टकराया तो कुछ इस तरीके से आपका हुआ, तो क्या उत्पाद बना? ये उचित टक्कर नहीं हुआ, इसलिए उत्पाद नहीं बना। उत्पाद नहीं बना मतलब अणु परमाणु आयन जब आपस में टकराएंगे तो सही टक्कर होगा तभी उत्पाद बन सकता है, अन्यथा उत्पाद बनने की स्थिति नहीं होती। संघट्ट आवृत्ति है क्या? जिससे मान लीजिए कोई अणु परमाणु आयन टकरा रहे हैं तो इकाई समय में 1 सेकेंड में कितने बार टक्कर करते हैं। और हाँ बच्चों, ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जो बच्चा शिव सर का नोट्स लेना चाहता है तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोग नोट कर लो, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 96 85 29 91 49। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो जानकारी के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि कोई अभिकारक उत्पाद बना रहा है तो उचित टक्कर होना चाहिए, और इकाई समय में कितने बार टक्कर कर रहा है वो उसकी संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। देखो क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, यहां से 4 नंबर की जरूरी नहीं कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन आए। और जगह संघट्ट आवृत्ति किसे बोलेंगे तो आप लोग लिख देना कि इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या को हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, यानी इकाई समय में कितने बार टक्कर मारती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बबुआ, देखना अगला पॉइंट देखिएगा। संघट्ट आवृत्ति का मान सामान्य ताप एवं ताप पर काफी उच्च होता है। संघट्ट आवृत्ति मतलब इकाई सेकेंड में टक्करों की संख्या। बनाए तो अभिक्रिया कुछ ही सेकेंडों में पूर्ण हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाते, और टक्करें जिनके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता प्रभावी टक्कर कहलाती हैं, और जो उत्पाद नहीं बनाता उसे अप्रभावी टक्कर बोलेंगे। जो चीज मैंने आपको बताया कि जब आपस में अणु परमाणु टकराते हैं, यदि सभी एक साथ टकराने लग जाएं तो तुरंत फास्ट रिएक्शन हो और कम समय में क्रिया संपन्न हो जाए, पूरा उत्पाद बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं। जो उचित टक्कर करते हैं वही प्रभावी टक्कर कहलाते हैं, जो उचित टक्कर नहीं करते वो प्रभावी टक्कर नहीं कहलाते। बच्चों, अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सकृत संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक कि इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित ना हो जाए। वही चीज तो मैं बता रहा था कि जब टक्कर तो करते हैं, टक्कर करने का मतलब ये नहीं कि अब क्रिया संपन्न हो गई। अब क्रिया संपन्न तभी होगी जब उनका ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए। यदि हम पीक तक नहीं पहुंचे तो पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे। कितना भी जोर लगा जाए, चढ़े खड़खड़ा के नीचे आ गए, फिर चढ़ा हमने, फिर लड़खड़ा करके नीचे आ गया भैया, फिर चढ़ा, फिर लड़खड़ा कर नीचे आ गया। जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे तो पहाड़ को कैसे पार करेंगे।
ऐसे ही बाबू कितने भी बार टकरा जाओ, आप पत्थर से टकरा जाओ, वहां पर उपस्थित पेड़ से टकरा जाओ, एक चट्टान से टकरा जाओ, पानी में घुस जाओ, इससे मतलब नहीं है, रेत में धंस जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पीक में नहीं पहुंचोगे तो आपकी कोई गुंजाइश नहीं, आप पार नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां पर टकराव कितना भी हो जाए ससुरा, टकराव कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक उसकी पीक तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, जब तक ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाएगा, तब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं बन होगी और उत्पाद नहीं बनेगा बच्चों। यही संगठित का सिद्धांत, कछु नहीं, 2-3 पॉइंट तो है। इसी आधार पर बच्चों परिभाषा दिया गया देहली ऊर्जा और सक्रण ऊर्जा की। देहली ऊर्जा यह बोला गया कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जितनी मात्रा में अभिक्रिया संपन्न हो जाए, मतलब अभिकारक के पास एनर्जी और जो हम बाहर से देते हैं उन दोनों का योग ही बच्चों आपका देहली ऊर्जा कहलाता है। और भाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रण ऊर्जा किसे कहते हैं कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा को कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखो मैंने आपको यह बताया बच्चों, देखो चित्र बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाएगा यदि देहली ऊर्जा और सक्रण ऊर्जा में संबंध, तो कुछ इस तरीके से आप लोग चित्र बना लेना। इसको बता देना कि ये अपना ऊर्जा है, किसको बताता बच्चों, ऊर्जा है, ठीक है। यहां पे जो है यदि मैं बात करूं तो ये आपका अभिकारक के पास जो एनर्जी है बच्चों उसको बताता है ये, ठीक है। ये अभिकारक के एनर्जी को बताता है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है। ये बच्चों अपना ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध को तो सीधा सीधा लाइन से खींचो यार भाई, ये अपना ऊर्जा अवरोध है। क्या है, ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध है बच्चों। जब हम बात करते हैं कि इसको एनर्जी देते हैं, किसको एनर्जी देंगे, अभिकारक को एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ेगी और जब ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएगा तो फिर ये बच्चों ये उत्पाद बना देगा। क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। जो हम इसको एनर्जी दिए हैं उसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EA से। किससे बच्चों, EA से। इसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चा, सक्रियण ऊर्जा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हम देहली ऊर्जा की बात करते हैं बच्चों, देहली ऊर्जा की बात करते हैं, देहली ऊर्जा की बात करते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, जब हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, है ना, सक्रियण ऊर्जा, और धन बच्चों अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा मतलब अभिकारक के अणुओं की जो ऊर्जा होगी और जो हमने बाहर से एनर्जी दी, उन दोनों का योग आपका देहली ऊर्जा कहलाता है। यहीं से आप सक्रियण ऊर्जा बराबर निकालोगे तो कैसे आ जाएगा बच्चा, सक्रियण ऊर्जा बराबर आप कैसे लिख सकते हो कि जिस ऊर्जा पे अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो ऊर्जा है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। और यदि उसमें से हम, है ना, अभिकारक के पास की ऊर्जा, यानी अभिकारक के अणुओं के पास जो ऊर्जा होगी उसको हम घटा देंगे तो सक्रियण ऊर्जा निकल कर आ जाएगा। सक्रियण ऊर्जा लिख लेना बच्चों, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, इसमें संबंध क्लियर। तो यही चीज है बच्चों, इसके अलावा कछु नहीं है यार। जो मैंने समझाया 20 मिनट में वही खेल है, एक्स्ट्रा में पढ़ाता ही नहीं हूं। अगले लेक्चर में अर्हेनियस समीकरण करा दूंगा, अर्हेनियस समीकरण भी उतना कराऊंगा जितना आप लोगों को समझ में आए। हाँ ध्यान दीजिए, इसी संगत संबंधित अर्हेनियस ने भी बताया कि जो सक्रिय अभिक्रिया में भाग लेंगे, है ना, उन्हें हम सक्रिय अणु बोलेंगे, जो अभिक्रिया को निर्माण नहीं करेंगे निष्क्रिय अणु बोलेंगे। प्रभावी टक्कर होगा तभी उत्पाद बनेगा। फिर ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया बच्चों, उसे हम अर्हेनियस समीकरण के बराबर E की पावर माइनस RT, वो हम आप लोगों को अगले लेक्चर में कराएंगे। हम छोटे छोटे ही लेक्चर कराते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि जितना हमने आज कराया उतना आप लोग तैयार कर लो। जो बच्चे नोट्स नहीं ले सकते हैं उनके लिए मैंने बताया भाई आप लोग नोट डाउन कर लिया करो जो मैं पढ़ा रहा हूं, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है यार, उतना में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे जितना मैं नोट्स दे देता हूं, ठीक है, प्रॉपर तैयारी के लिए। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है।
कि आज मैंने क्या पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। बाकी शिव सर को प्यार सपोर्ट दिखाते रहें। आप लोगों का प्यार भरा कमेंट बच्चों हमें मोटिवेशन देता है, तो आप लोग भी प्यार भरा कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।